गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ ट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे 30 जनवरी से 5 फरवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम्स और यूपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो की अपलोड होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया है? तो इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, अमृत उद्यान। जी हाँ, अमृत उद्यान रखा गया है दिल्ली के मुगल गार्डन का। जो दिल्ली का मुगल गार्डन है, आप जानते हैं मुगल गार्डन जो होता है, जो होता है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब बदल के क्या कर दिया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, जो राष्ट्रपति भवन में आपका क्या मुगल गार्डन होता है, तो राष्ट्रपति भवन में आपका मुगल गार्डन होता है, उसी का नाम बदल के आप क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। यह नाम द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 25 वर्षों को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप का एक हिस्सा मानते हुए मनाया जा रहा है। आपको बता दें, जो आपका अमृत उद्यान है वो किसने बनाया था? वो अमृत उद्यान बनाया था सर एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, तो सर एडवर्ड लुटियंस ने ये आपका जो जिसे हम अब अमृत उद्यान कहते हैं उसको बनाया था। ठीक है, और आपको बता दें कि ये अमृत उद्यान होता है वो आम जनता के लिए ओपन होता है कब? 31 जनवरी से 26 मार्च तक। तो आप याद रखिएगा, 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक ये आम लोगों के लिए, पब्लिक लोगों के लिए ओपन हो जाता है, जहाँ पे लोग जा सकते हैं और इस गार्डन का लुत्फ ले सकते हैं या नज़ारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताते हैं आपको जानकारी में। तो ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन, ये सभी क्या है, राष्ट्रपति भवन के गार्डन के मूल भाग, मतलब एक तो पार्ट हैं किसके, राष्ट्रपति भवन के गार्डन के। जो राष्ट्रपति भवन गार्डन है उसी के कई जगह पार्ट हैं, इनके नाम जैसे है ईस्टर्न लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन। ये सभी गार्डन आपको राष्ट्रपति भवन के गार्डन में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें जो यहाँ पे क्या होता है, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद जी के प्रशासन के तहत हर्बल 1, हर्बल 2, टेक्सटाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम सहित अन्य उद्यान भी लगाए गए थे। मतलब और भी गार्डन लगाए गए थे जिनके नाम क्या कहते हैं, हर्बल 1, हर्बल 2, टेक्सटाइल गार्डन और बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम। ठीक है, ये सभी गार्डन भी लगाए गए थे इन लोगों के टाइम पे। किसके टाइम पे? APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद जी के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आर्यन सबलेंका। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं, ये आर्यन सबलेंका जी का, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, कौन सा? वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है। तो आपको जानकारी दे दें कि आर्यन सबलेंका 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल टेनिस में जो फाइनल में एलिना रैबिकाना जो नाम था, इनको हराया किससे? 4-6 से, 6-3 से, 6-4 से हरा दिया। मतलब पहले राउंड में ये पीछे थी, पर अगले 2 राउंडों में इन्होंने अपना ये खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन 16 जनवरी से 29 जनवरी तक हुआ था। आपका कहाँ पे हुआ था? मेलबर्न पार्क के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये आयोजित एक ग्रैंड स्लैम स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट है ये। तो एक ग्रैंड स्लैम लेवल का टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट है ये आपका। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आपका हुआ है। आपको बता दें ये 111वां एडिशन हुआ था किसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और 55th ओपन था ओपन एरा का, और फर्स्ट मेजर गेम था ऑस्ट्रेलिया का ये इस साल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें इसमें जो विनर होता है उसे प्राइस कितना मिलता है? तो उसे प्राइस जो मिलता है वो 76.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलता है प्राइस उसको। ठीक है, जो विनर होता है उसको मिलता है। तो यही मैंने आपको, बाकी जैसे अब खाली एक वुमेन का मैच तो होता नहीं, बाकी लोगों के मैच होते हैं। तो जैसे सबके नाम है, जैसे मैंने देखे मेन सिंगल होता है उसमें कौन जीता, वुमेन सिंगल में आपको बता ही दिया कौन जीता है, मेंस डबल में कौन जीता है, वुमेन्स डबल में कौन जीता है और मिक्स डबल में कौन जीता है।
मिक्स डबल में क्या होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल प्लेयर होता है। तो आप जानते हैं इन सभी के मैंने नाम और उनके रनर मैंने आपको लिख के दे दी है। आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो पेपर आते हैं, पेपर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और खासकर आप रनर अप का नाम जरूर कहिए, क्योंकि सभी लोग क्या है, विनर के नाम याद कर लेते हैं पर रनर अप का नाम भूल जाते हैं, और एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए NMDC द्वारा किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे, मतलब किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, निखत जरीन। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं, निखत जरीन इनको बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC। अब आप कहेंगे भाई ये NMDC क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो हम आप वो भी आपको बताएंगे, उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले क्या बताएं, हम पहले पढ़ लें इनके बारे में, निखत जरीन के बारे में। तो आप बता दें NMDC ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन, मतलब आपको क्या है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियन जो है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रीय मंडल, मतलब जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, उनमें स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन के साथ, जो हमारी NMDC है, इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या है, निखत जरीन को क्या बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आपने उसका। ठीक है, तो और ये बता दें, ये प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समझौता, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है। तो मतलब अब ये बात फाइनल हो गई है। आपको बता दें, निखत जरीन जो हैं वो MNDC के ब्रांड के साथ जुड़ी ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ये NMDC है क्या है। NMDC लिमिटेड मतलब होता है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो ये क्या मतलब होता है हिंदी में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहते हैं इसको। और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है आपकी, क्या, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। ठीक है, और बताइए ये क्या खोजता है, ये मतलब मिनरल, आप जानते हैं ये काम क्या है कि आप जो मिनरल्स होते हैं, जो जमीन में जमे हुए मिनरल्स होते हैं, उनको निकालना काम होता है। कौन कौन से, तो आपके सारे होते हैं। कौन कौन से, आयरन कोर, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नीसाइड, डायमंड, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट, कोल एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकालते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मुंबई के अंदर। जी हाँ, मुंबई के अंदर आपका खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं फोटो, ये उद्घाटन करते हुए। चलिए आपको बता दें इसके बारे में। तो महीने भर चलने वाली खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में खादी और ग्रामोदय आयोग, मतलब इस क्या कहते हैं, खादी और ग्रामोदय कमीशन जिसे कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं KVIC कहते हैं, कि अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया था। तो इसका आपको ओपनिंग किसने करी, मतलब उद्घाटन किसने किया, तो मनोज कुमार जी ने करा, जो कि चेयरमैन है किसके, या चेयरमैन किसके हैं, KVIC के। ठीक है, आपको बता दें जो इसने अपने उद्घाटन भाषण में श्री कुमार ने कहा था, क्या कहा कि खादी उत्सव जैसे कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, PMEJP भी कहते हैं, और पारंपरिक उद्योगों के उस उत्थान के लिए कोष की योजना, जिसे हम कहते हैं क्या, सुफ्रूटी, SFRUTI भी कहा जाता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कीम ऑफ फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्राइबल इंडस्ट्रीज का नाम दिया गया है। इसमें क्या है, इनके तहत ये क्या है, आपको एक कस्टमर्स पाएगा, एकदम मार्केट प्रोडक्ट आपके तैयार करेंगे के लिए थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट, जो मतलब आपके कारीगर, हजारों कारीगर को डायरेक्ट कैसे कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। जो आपके कारीगर हैं, हजारों ट्राइबल एरिया में जो कारीगर हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनको कस्टमर तक, मतलब आम जनता तक पहुँचाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें खादी ग्रामोदय आयोजन, जिसे हम कहते हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में की गई थी। किसके अंडर की गई थी, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956, मतलब किसे, खादी और ग्रामोदय आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसको क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और ये बता दें ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आती है। ठीक है, नारायण नाने के नाम से ही कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है,
तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी ए एंड बी, मतलब पेप्सिको और केयर दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है सी फीड्स दी वर्ल्ड। अब इसमें क्या है ये, तो इसके बारे में बता दूं आपको। पेप्सिको फाउंडेशन है, पेप्सिको और केयर की परोपकारी शाखा ने स्थायी परीक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से छोटे स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी जो लेडीज़ हैं, वो फीमेल आपकी वुमेन हैं, वुमेन प्रोड्यूस आपके जो वर्कर हैं, उनके जो कारीगर हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या है, उन्हें एक इकोनॉमिकल सपोर्ट देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू करा गया है। किसके द्वारा? पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा। ठीक है। और आपको बता दें कार्यक्रम जिसे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य लगभग 48,000 महिला, पुरुष और बच्चों तक पहुंचाने का है। मतलब इनका टारगेट क्या है कि हम लगभग 48,000 मैन, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को हम डायरेक्टली बेनिफिट दें, मतलब तुरंत फायदे दें, और इनडायरेक्टली प्रॉफिट लगभग 1.5 लाख लोगों को ये क्या है, उन्हें प्रॉफिट दे लो पूरे बंगाल के अंदर। कौन से? इन जिलों के अंदर की बात करी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बता दें जो पेप्सिको फाउंडेशन है, इसके सीईओ जो हैं वो कौन है? रमन लगुआटा। ठीक है, जो कि 2018 से हैं अभी तक। और पेप्सिको फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका कहाँ पे है? परचेज हैरिसन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर है ये। ठीक है, और इसको फाउंड कब किया गया था? 1956 में इसको फाउंड किया गया था। और इसके प्रेजेंट, अभी मैंने प्रेसिडेंट बताई दी हैं, जो सीईओ होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सी में आपका है ऑप्शन डी, बेंगलोर के अंदर। जी हाँ, बेंगलोर के अंदर आपका आयोजन किया। कब? 13 फरवरी से 17 फरवरी तक ये आपका एरो इंडिया शो 2023 आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे भारत के इंडिया क्या करेगा? अपने सारे फाइटर प्लेन्स को शो करेगा, और वर्ल्ड्स के जो भी जितने भी आपके फाइटर प्लेन्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है उनको सब शोकेस की जाएगी इस एरो इंडिया शो के अंदर। यहाँ पे इस बार एरो इंडिया शो में तेजस का बहुत बड़ा ये सेंटर मॉडल रहेगा, क्योंकि तेजस का है इंडिया का स्वदेशी निर्मित एक एयरक्राफ्ट है, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है? तो सी आंसर आपका है इसमें ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम एंड फर्स्ट एलुमनी इन पर्सन मीटिंग। मतलब ये पहली बार क्या है, पर्सन मीटिंग होगी, मतलब फेस टू फेस मीटिंग होगी जहाँ लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। वरना इससे पहले तो मीटिंग हुई थी, वो आपकी कैसी हुई थी? आपकी डिजिटल मीटिंग हुई थी। तो आपको बता दें इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का तीसरा संस्करण जो है, मतलब थर्ड एडिशन जो है, जिसकी थीम क्या है? ट्रस्ट है। तो थीम याद रखिएगा, थीम क्या है? ट्रस्ट इसकी थीम है। क्वेश्चन आपसे जो बनेगा आपका वो ट्रस्ट ही पूछेगा आपसे, तो इस चीज़ ध्यान रखें। इसकी थीम क्या ट्रस्ट है, वो लॉन्च किया गया है। आपको बता दें यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम जो कंडक्ट कब हो गया है? 25 जनवरी से 2 फरवरी तक कंडक्ट किया गया था। इसमें लगभग 26 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 44 कंट्रीज आए हुए थे। ठीक है, और इसका जो ऑर्गेनाइज है वो किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑर्गेनाइज किया गया था ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब शॉर्ट में कहते हैं सीबीआई द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं इसमें क्या होता है। तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में दुनिया भर पर आपराधिक जांच, जिसे कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, और इंटरपोल के अंदर मतलब इंटरपोल के अंदर कितनी कंट्रीज आती है? 195 कंट्रीज आती हैं, इसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, और आपको बता दें जो हमारी सीबीआई है वो एक एसोसिएट एजेंसी है किसकी? इंटरपोल की। मतलब क्या है? सहयोगी एजेंसी है किसकी? इंटरपोल की। तो कौन सहयोगी एजेंसी है? भारत की सीबीआई। इसका आप क्या अभी बताएं इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपका है लियोन, फ्रांस के अंदर, और उसके चेयरमैन है अहमद नासिर अल राइसी। कौन है इसके? इसके चेयरमैन है इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, भारत ने। जी हाँ, भारत ने अपना पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। ठीक है, T20 विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसको आयोजित किया गया था अभी, है ना, आईसीसी द्वारा। और ये क्या था?
दी नेशनल वुमेन्स अंडर 19 टीम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या है अपना ये खिताब जीत लिया है। आपको बता दें ये होस्ट कहाँ किया गया था, ये साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया था। और ये मैच हुए कब थे, तो ये मैच हुए थे 14 जनवरी से 29 जनवरी तक। और कहाँ पे हुए थे, साउथ अफ्रीका के अंदर हुए थे। इसमें विजेता कौन, भारतीय टीम रही है। इसमें सेकंड नंबर पे कौन रही, तो इंग्लैंड रही है। और इसमें टोटल 16 टीम्स में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था, उसमें से भारत इसमें विजेता रहा है और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा है। और साउथ अफ्रीका क्या है, साउथ अफ्रीका में वो होस्ट कंट्री रही जहाँ पे ये मैच सारे हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं क्या है किसने सबसे ज़्यादा रन मारे। तो सबसे ज़्यादा रन मारे हैं शेवात शेरावत ने, जिन्होंने 297 रन मारे 7 इनिंग के अंदर। और हाईएस्ट स्कोर इन मैच, एक मैच में जो वो करे हैं वो ग्रेस ने करे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। 93 रन मारे 56 बॉलों में। और जो एवरेज स्कोर, जैसा जो एवरेज स्कोर होता है ना पूरे टूर्नामेंट का, वो भी सेवाता का रहा है, वो 99 का रहा है। और वहीं आपको बताएं बेस्ट स्ट्राइक रेट किसकी रही है, वो रही है शेफाली वर्मा की, भारतीय टीम की थी। उनका स्ट्राइक रेट कितना था, 193.26। और मोस्ट 50 सबसे ज़्यादा 50 किसने मारी, वो श्वेता ने मारी है और ग्रेस ने मारी हैं। दोनों जो भारतीय प्लेयर और इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने टोटल 3-3 हाफ सेंचुरी मारी है। और सबसे ज़्यादा चौके किसने मारे हैं, तो श्वेता शेरावत ने मारे हैं, 50 चौके मारे हैं। और सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे हैं, तो शेफाली वर्मा ने मारे हैं, 7 छक्के मारे हैं। क्योंकि इनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो स्ट्राइक रेट कैसी थी, इनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा हाई थी, ठीक है। अब आते हैं आप क्या सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली, तो सबसे ज़्यादा विकेट ली है मैगी क्लार्क ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थी, टोटल 12 विकेट ली हैं। और बेस्ट बॉलिंग एवरेज किसका रहा है, वो रहा सियाना जिंगर, जो कि ऑस्ट्रेलिया प्लेयर थी। 5.57 का इनका बॉलिंग एवरेज रहा है। मतलब पर ओवर कितना इनने क्या नाम है रन दिए हैं उनका, वो देखा जाए तो। और बेस्ट बॉलिंग फिगर किसका रहा है, वो रहा है एली एंडरसन का, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। 5/12 मतलब 5 विकेट लिए हैं 12 ओवर में। और मोस्ट 5 विकेट किसने लिए हैं, तो वो लिए हैं एली एंडरसन, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और नी लू दोई, जो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। इन्होंने एक बार क्या है 5 विकेट लिए हैं पूरे मैच के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको हिंदी में जानकारी दे रखी है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में पढ़ सकते हैं पूरा, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताना है हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी ने जो अभी हुआ था आपका हॉकी विश्व कप 2023 उसका खिताब जीता है। वो कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर के अंदर हुआ था, रोहकेला में, ठीक है। चलिए आपको जानकारी दें, भारत के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH मतलब कहते हैं फुटबॉल पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीतने के लिए जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में जब मैच स्कोर किया बराबर हो गया था, तो पेनल्टी शूट आउट हुआ था, उसके अंदर बेल्जियम को 5-4 से हरा दिया। मतलब 5 टोटल अगर देखा जाए तो आपको 5 मिलेंगे, तो 5 स्कोर मिले होंगे 5, तो 5 में से 5 गोल किसने करी, जर्मनी कर दिया। और बेल्जियम किसने 4 गोल करे, तो विजेता कौन हो गया, जर्मनी हो गया इसमें पेनल्टी शूट आउट में। अब वहीं 2002 और 2006 में जीतने वाले के बाद जर्मनी का यह तीसरा विश्व हॉकी कप है। मतलब जर्मनी ने तीसरा अपना हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो पहले कब जीते, 2002 में भी जर्मनी जीता था, 2006 में भी जर्मनी जीता था। आपको बता दें नीदरलैंड ने आपका कांस्य मतलब आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किसको, ऑस्ट्रेलिया को हरा के इन्होंने 3-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपना ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर आपका कौन सा कहाँ पे बना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए कनाडा के अंदर। जी हाँ, कनाडा के अंदर वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया है। आप देखते हैं ये फोटो है इसकी, ठीक है, ये फोटो है इसकी, ठीक है। आपको जानकारी दे दें तो ये गलत आ गया है यहाँ पे, अरे ठीक है, ये आपको फोटो देगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी अनुप्रीत सिंह जी। आप देखते हैं फोटो अनुप्रीत सिंह जी का, ये वाइस चीफ बन गए हैं एयरफोर्स के, ठीक है। और आपको बता दें तो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसे फाउंड कब किया गया था, इसे फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में भारत के अंदर। और इसके जो चीफ कौन है, मतलब चीफ ऑफ एयरफोर्स जिसे हम कहते हैं क्या, एयर चीफ मार्शल कहते हैं उसको। ये वाइस एयर चीफ मार्शल हो गए, कि जो वाइस चीफ होता है उसे हम वाइस एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और जो चीफ होता है एयरफोर्स का उसे हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पूमा इंडिया द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। जी हाँ, बोल सकते हैं हरमनप्रीत कौर जी का इनको बना दिया गया है पूमा का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पाया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी झारखंड। जी वो झारखंड ऑप्शन गलत है, ये उत्तराखंड होगा इसमें। ठीक है, उत्तराखंड ने पाया है फर्स्ट पोजीशन, ये सही आंसर है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत आंसर, ये मत याद करना है, ये नहीं है, उत्तराखंड ने पाया है। तो उत्तराखंड वो स्टेट है जिसने क्या है आपका फर्स्ट पोजीशन पाई है किसमें? रिपब्लिक डे परेड के अंदर। ठीक है, ये अभी कौन झांकी जो झांकी के लिए झांकी की बात करी जा रही है, तो इस झांकी में सबसे फर्स्ट प्राइज किसे मिला है? उत्तराखंड को मिला है। तो सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड है। चलिए आपको जानकारी दे दें, तो जो 74वीं गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें राज्य के वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को दिखाने वाली उत्तराखंड की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता, मतलब टॉप प्राइज जीता है। इसमें बता दें उत्तराखंड ने अपनी झांकी के लिए पहला पुरस्कार जीता। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। मतलब फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? फर्स्ट पोजीशन आपकी उत्तराखंड की थी। ठीक है, सेकंड पोजीशन किसकी थी? महाराष्ट्र की थी। और थर्ड पोजीशन किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, और वही बता दें झांकी के अनुग्रह में विश्व प्रसिद्ध आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो कि बारहसिंगा हिरन एवं विभिन्न पक्षियों को विचरण करते दिखाया गया था। इस आप जो देखते हैं आप, ये पूरा जो झांकी है इसमें आपको दिखाया जाए कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बारे में उनकी जो बारहसिंगा है ना, ये बारहसिंगा है, बाकी अन्य जानवर हैं, इनको दर्शाया गया था इस झांकी में, इसलिए इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। वहीं आपको बता दें जो गुजरात का जो टेबू था, जो गुजरात का टेबू था उसे क्या है पीपल्स चॉइस, मतलब पॉपुलर चॉइस सेगमेंट के अंदर गुजरात का जो है झांकी है उसे पहला नंबर मिला है। तो टॉप प्राइज तो सबको पूरा उसमें देखा जाए पूरी परेड में टॉप प्राइज से मिला है महाराष्ट्र उसको उत्तराखंड को। पर एक ऑप कैटेगरी आती है पॉपुलर चॉइस सेगमेंट। ठीक है, पॉपुलर चॉइस सेगमेंट के अंदर गुजरात की झांकी जो थी उसे पहला नंबर मिला है। ठीक है, और वहीं आपको बता दें जो सेना की तरफ से, जब पूरी सेना है उनकी वो है जो पंजाब रेजिमेंट है, जो कि तीनों सेनाओं मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब में जो है सबसे नंबर 1 पे रही है। कौन सी रही है आपकी? कौन सी? पंजाब आर्मी की पंजाब रेजिमेंट को नंबर 1 पोजीशन मिली है। वहीं अगर सेंट्रल जो आप पैरामिलिट्री की बात करें तो पैरामिलिट्री में आपकी जो सीआरपीएफ है उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, और मेन आर्म फोर्स की बात करी जाए, जैसे मिलिट्री की बात की जाए, आप ये समझिए मिलिट्री में आपकी तीनों फोर्स आती हैं। कौन कौन सी? नेवी, एयरफोर्स और आपकी आर्मी, इतनी भी तीनों फोर्सेज आती हैं मिलिट्री के अंदर। इन तीनों में से सबसे अच्छी आपकी परेड किसकी थी? पंजाब रेजिमेंट की, मतलब आर्मी की जो पंजाब रेजिमेंट थी उसकी परेड सबसे, उसको नंबर 1 माना गया है। और क्या टाइटल, कौन सा टाइटल दिया गया है? बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का उसे पुरस्कार दिया गया है। वहीं आपकी पैरामिलिट्री की बात करी जाए तो पैरामिलिट्री में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का किसे प्राइज मिला है? वो मिला है सीआरपीएफ को। कौन सा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स उसे कहते हैं। ठीक है, वहीं आपको बता दें मंत्रालय और विभागों में जनजातीय कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक है, झांकी थी उसने ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें एयरफोर्स की जो मार्चिंग कंटिजेंट था उसे जीता है, क्या है वो जीती रही कितने? तीनों सर्विस में रही है। मतलब कौन सी कैटेगरी में? पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। एक होती है आपकी जो पूरे में ऑल ओवर वेस्ट होती है, और एक होती है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। तो जो ऑल ओवर उसमें आएगा तो उसमें आर्मी की बात करी जाए तो उसमें कौन थी? पंजाब रेजिमेंट। और अगर पॉपुलर चॉइस की बात करी जाए तो इंडियन एयरफोर्स के नाम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है किस राज्य में लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी लाडली बहना परियोजना शुरू की गई है। अभी क्या है तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम जो जगह है वहाँ पे जिले में लाडली बहना योजना और राज्य में नर्मदापुरम के गौरव दिवस की तहत लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा की है। मतलब 2 घोषणाएं करी, कौन कौन सी? लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये 2 आपकी स्कीम शुरू करी है। किसने? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। कौन से दिन पे? तो नर्मदा जयंती के दिवस पर। ठीक है, और आपको बता दें इस योजना में सभी वर्गों की गरीब बहनों को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और
अन्य योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। अगर उन्हें कोई अन्य योजना से लाभ पा रहे हैं तो वो पाएंगे भी, और साथ में इसके साथ भी इस योजना के तहत भी उनको 1,000 रुपये मिलेंगे हर मंथ के लिए, हर मंथ मतलब पर माह। ठीक है, चलिए आगे बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडली बहना योजना से प्रदेश की बहनों का जीवन और बेहतर होगा तथा प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी, मतलब मजबूत होंगी वो। ठीक है, आपको बता दें मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस के अवसर पर श्री महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदापुरम लोक और नर्मदा कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की। नर्मदापुरम जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी, साथ ही एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा वहाँ पे। कहाँ पे? नर्मदापुरम के अंदर। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, अनीश गिरी। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये अनीश गिरी जी का, इन्होंने जीता है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा पर भारत सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज हैं? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। अभी जो आपका सर्वे आया किसका? हायर एजुकेशन, इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसके सर्विस के तहत, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्ट में AISHE कहते हैं, AISHE भी कहते हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसने अभी उसने एक सर्वे निकाला, उसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज जो है वो कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें तो सरकार के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसका जो 2020-21 की रिपोर्ट आई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक कॉलेज हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, मतलब नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपके महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है, तो तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटका है। वहीं आप बात करें तो भारत में कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में, मतलब टोटल 10 राज्य, 10 आपके वो है ना, 10 स्टेट कौन से होंगे? टॉप 10 स्टेट कौन से? तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके कर्नाटका, ठीक है, और वहीं चौथे नंबर पे कौन आएगा? राजस्थान, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और केरल। ये 3 राज्य हैं जिन्हें ये टॉप 10 पोजीशन पाई है। और आपको बता दें इन प्रत्येक राज्य में जो प्रत्येक मतलब पर 1 लाख बच्चों पे लगभग 29 कॉलेज या इससे अधिक है। मतलब 1 लाख बच्चों पे कितने कॉलेज हैं? तो 1 लाख बच्चों पे 29 या 29 कॉलेज या उससे ज़्यादा कॉलेज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 8,114 कॉलेज हैं। ठीक है, और अगर निकाला जाए पर लाख बच्चों पे निकाला जाए तो 32 कॉलेजेस हैं पर लाख स्टूडेंट्स पे, मतलब 1 लाख बच्चों पे कितने कॉलेज हैं? टोटल 32 कॉलेज हैं। ठीक है, आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, मतलब ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आयोजित कर रहा है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है और देश की उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इन सबको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना आपको विशाखापट्टनम किस राज्य की राजधानी होगी? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश आप देखते हैं ये भारत का ये आप देखते हैं साउथ ईस्ट पार्ट जो कहते हैं, नीचे वाला पार्ट जो है साउथ का, वो उसका ईस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश। इसकी जो नई जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? अब आपको हो जाएगी आपकी विशाखापट्टनम। ठीक है, क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम हो जाएगी आपकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं मैप है इंडिया का, उस इंडिया के मैप में ये आपका है आंध्र प्रदेश और इसकी यहीं पे आपका है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम यहीं पे है, तो यही आपकी अब राजधानी हो जाएगी किसकी? आंध्र प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर की CEO कौन बने हैं? तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन बी, मधवेंद्र सिंह। जी हाँ, मधवेंद्र सिंह जी बन गए हैं CEO ऑफ गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के। आप देखते हैं ये फोटो है किसका? मधवेंद्र सिंह जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह जी को। जी हाँ, मनमोहन सिंह जी को अवार्ड मिला है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसके द्वारा? इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स का। ठीक है,
चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको बता दें भारत और ब्रिटिश काउंसिल यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, जिसे हम क्या कहते हैं यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, उनके द्वारा विद्यालय के साथ साझेदारी में न्यासू यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों पर जश्न मनाते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। तो इसमें क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर क्यों दिया गया है? क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ यूके में पढ़ रहे थे, उनके अचीवमेंट्स को प्रोत्साहित दिखाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें बता दें भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने 75 हाई अचीवर्स और कुछ प्रमुख आउटस्टैंडिंग अचीवर्स शामिल हैं जो भारत यूके डियास्पोरा लिविंग ब्रिज को मजबूत बनाते हैं। मतलब ये क्या है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं किसके, इंडिया और यूके के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर मैड्रिड बुक फेयर में किसे मुख्य देश के रूप में चुना गया है? तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए भारत को। जी हाँ, भारत को चूज किया गया है किसमें, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में। आपको जानकारी दें तो आपको बता दें भारत में स्पेन के राजदूत जिनका नाम है जोस मारिया रिडाओ ने कहा कि भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, जिसे हम कहते हैं मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में फोकल देश, मतलब आपका एक तरह से फोकल कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है, मतलब इनवाइट किया है। ठीक है, आपको बता दें 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में जो इसकी थीम थी वो क्या थी, स्पेन था। तो उसका स्पेन क्या था, स्पेन थीम थी किसकी, 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ था, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी स्पेन। ठीक है, वहीं आपको बता दें मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है, एक एनुअल इवेंट होता है, साल भर का इवेंट होता है। कहाँ पे होता है आपका, कहाँ होता है ये, बुएन रेटिरो पार्क में, कहाँ पे, मैड्रिड के अंदर। और ये फेयर कब शुरू की गई थी? ये फेयर शुरू की गई थी 1933 में शुरू करी गई थी। ठीक है, और ये स्पेन के गृह युद्ध के कारण ये कुछ वर्षों के लिए बंद कर दी गई थी, पर बाद में मैड्रिड बुक फेयर द्वारा ये मैड्रिड बुक फेयर जो है वो इंटरनेशनल बुक फेयर का माना जाता है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से स्पेनिश भाषी देशों की पुस्तकें हैं का आयोजित, या मतलब इसमें जो बुक फेयर में क्या दिखाया जाता है, ज़्यादातर स्पेनिश देशों की बुकें दिखाई जाती हैं, पर इसमें क्या है दूसरे देशों को बुलाया जाता है, ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ऑल स्कूल आई हेल्थ, मतलब ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम का विजन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, गोवा के अंदर। जी हाँ, गोवा के अंदर शुरू किया गया है ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, आपको जानकारी दें, इसमें आपको बता दें गोवा सरकार ने वन साइट एसिलोर लुकोस्टिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय ने के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको बता दें कार्यक्रम सभी गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे कहते हैं ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम के वर्तमान विजन का विस्तार है। मतलब जो गोवा का करंट स्कीम चल रही है, कौन चल रही है, ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये। ठीक है, आपको बता दें जो वर्जन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम है, इसे फरवरी 2020 में शुरुआत करी गई, 2021 में शुरुआत करी गई थी। इस प्रोग्राम जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 2021 में करी गई, और इसमें के तहत हर महीने लगभग 50,000 लोगों को चेक करा जाता था, और लगभग इसमें 16,000 लोगों को क्या है फ्री में चश्मे दिए जाते थे, जिनकी आईसाइट वीक हुआ करती थी। ठीक है, और आपको बता दें विजन फॉर ऑल आई हेल्थ, इसका जो फोकस है वो फोकस है आपको 2000 टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आईसाइट चेक कराने के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। जो बच्चे होते हैं उनको अगर चेक कराने के लिए उनकी आईसाइट सही है कि नहीं, उसको चेक करें अपने स्कूल के अंदर। वो क्वालिफिकेशन देते हैं, किसके द्वारा दी जाएगी? ये प्रसाद नेत्रालय द्वारा दी जाएगी।
ये इनका मेन फोकस होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरेबिया जो आपका है होस्ट करेगा 2027 एशिया कप। ठीक है, फुटबॉल एशिया कप आपका आयोजित करेगा। ठीक है, आगे आपको बता दें कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे हम KSA कहते हैं, उसने जीता है 2077 एशिया एंड एशियाज नेशंस कप का। ठीक है, ये पहली बार होगा जब ये इसे होस्ट करेंगे हिस्ट्री में 1956 के बाद। ठीक है, अपनी स्थापना के बाद, मतलब कि जब से एशिया कप हो रहे हैं उससे पहली बार कहाँ आयोजित किए जाएंगे? सऊदी अरेबिया के अंदर किए जाएंगे। तो ये खास हो गया है, तो याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया में पहली बार क्या आयोजित किए जाएंगे? आपके एशियन फुटबॉल कप। ठीक है, आपको बता दें ये जो है यह 1 फरवरी को बहरीन की राजधानी में मनामा, जो राजधानी मनामा में एशियाई फुटबॉल परिषद, मतलब एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी 33वीं जो उनकी बैठक हुई थी उस दौरान ये डिसीजन लिया उन्होंने। और आपको बता दें दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद मनामा में कांग्रेस में सऊदी अरब एकमात्र बोली प्रस्तुत की थी। तो सऊदी अरब ने एक बार बोली प्रस्तुत करी कि हमें आप मौका दीजिए कि हम क्या है ये एशियन फुटबॉल कप है उसे होस्ट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन नीति लॉन्च की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। जी हाँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने ये स्कीम शुरू करी है। ठीक है, और ये याद रखिए क्योंकि आपके बैंक के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है, जो एक व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी प्रदान करती है जो वाहन के उपयोग के आधार पर प्रीमियम वसूलती है। मतलब जैसा आप व्हीकल यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा। मतलब ज़्यादा व्हीकल यूज़ करो तो ज़्यादा प्रीमियम, कम व्हीकल यूज़ करो तो कम प्रीमियम होगा आपका। पॉलिसी के 2 घटक होंगे, कौन कौन से? आपके 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से? एक तो थर्ड पार्टी कवर और ऑन डैमेज कवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, शामिल हुआ है? ठीक है, तो फरवरी में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन सी आपका कौन सा? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जी हाँ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल हो गया है किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। आप देखते हैं ये अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, आप देखते हैं कंट्री ये हाईलाइट है, इसी कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये शामिल हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। ठीक है, आप ये मेंबर है उसके, और इसकी थीम क्या है? 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड। ये इसकी पूरा आपका मोटो है, या थीम मेन वो उसका मोटो है पूरा इसका। ठीक है, ये 4 कंट्रीज के मतलब हेड है मानी जाती हैं। ठीक है, और बाकी ये इसके मेंबर्स कंट्री हैं जो इसमें जुड़ चुके हैं, और इसमें आप रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का भी नाम जुड़ गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द सोलिंगा इकारिनाटा, क्या सोलिंगा इकारिनाटा शब्द आया है। इस डैश का एक नया जीन्स है, तो आपको बताना है कि किस जीन्स का नाम रखा गया है। एक नई जीन्स फाइट की गई है कि तो वो किस प्रकार की जीन्स है। ठीक है, किसकी नई जीन्स है? तो आपको ऑप्शन बताना है। जो सही आंसर आपका है वास्प, मतलब हड्डा जिसे कहते हैं, ततैया जिसे कहते हैं, ततैया भी कहते हैं इसको। ऑप्शन चाहिए, ततैया भी कहते हैं, ततैया भी कहते हैं, ततैया भी कहते हैं, ततैया भी कहते हैं इसको। ठीक है, ततैया भी कहते हैं इसको। तो यह देखते हैं एक आपको जो ततैया जैसी दिख रही होगी, बर्रैया होती है पीली वाली, ऐसी करके एक स्पीसीज है, नई स्पीसीज है जो फाइंड करिए। इसका नाम क्या क्या है? सोलिंगा इकारिनाटा। ठीक है, इकारिनाटा यार। ठीक है, तो आपको बता दें सोलिंगा इकारिनाटा एक नया ततैया है जो डार्विन ततैया परिवार इच्चिन्यू मोनिडे के उपपरिवार मोटोपियाना से संबंधित है। आपको बता दें ये केवल आपके यहाँ पे पहले आर्टिक रीजन है, उनके जो आपके न्यूरोट्रॉपिकल और न्यूरोटिक रीजन जो आपके उन्हें हम क्या हिंदी में कहते हैं नव उष्ण कटिबंधीय और निकट आर्टिक क्षेत्रों में देखे जाते हैं। और ये भारत में रिपोर्ट की गई सब फैमिली की दूसरी प्रजाति है और दक्षिण भारत में पहली है ये। ठीक है, और इसमें हमारे बता दें जो आपकी सोलिंगा कमेटी है
सोलंगा कम्युनिटी है ये आपकी, इसने ये इसका जो वास्प है, जो ततैया है, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? जो सोलिंगा कमेटी है उनके नाम पे रखा गया है इसका नाम, ठीक है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है ये। तो आपको बता दें, सोलिंगा कर्नाटक की एक स्वदेशी जनजाति है, मतलब एक ट्राइब है, पूरी कर्नाटक की एक ट्राइब है ये, जो कर्नाटका के चामराजनगर जिले में पिलिंगरी रंगना पहाड़ियों में बाले माले महादेश्वर के पास परिधीय वन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें निवास करती है। तो आपको बता दें कि बिलगिरी रंगा हिल्स जो है आपके मेल महादेश्वरा, उसके जो चामार रंजागर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे ये आपकी ये ट्राइब पाई जाती है। कौन सी? सोलिंगा ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। आपको बता दें, सोलिंगा पारंपरिक रूप से शिकार और स्थानांतरित कृषि, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे निर्भर रहते हैं ये। जैसा जैसा आपका मौसम आएगा उसी वजह से ये ट्राइब जीवित रहती है, या तो शिकार करके जिंदा रहती है या तो खेती करके, ठीक है। वे भारत के एक बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले पहले आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें अपने वन अधिकारों को अधिकृत तौर पर कानून की अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं ये, और इन्हें पूरी आज़ादी है कि वहाँ पर अपने हिसाब से रह सकें। इन्हें कानूनी, ये कोर्ट के द्वारा ये कानून प्राप्त है, आज़ादी प्राप्त है इस बात की, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद।